हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड लेक्चर किसका, चैप्टर नंबर 7 का, जिसका नाम क्या है अल्टरनेटिंग करंट। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि आपका अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है और उसकी जो मीन वैल्यू है वो क्या होती है, आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट बेसिक जो है इस चैप्टर का, जिसके ऊपर ये पूरा लेक्चर डिपेंड है आपका। उसका फर्स्ट पार्ट अपन करें जिसका नाम क्या है फेजर एंड फेजर डायग्राम। तो बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। अब सबसे पहले बात आती है कि फेजर होते क्या है। तो फेजर का मतलब होता है रोटेटिंग वेक्टर। रोटेटिंग वेक्टर क्या करते हैं रोटेटिंग वेक्टर? ये रोटेटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो क्वांटिटीज जो कि क्या करती है, साइनसोइडली क्या करती है, वेरी करती है। फिर से फेजर क्या होते हैं? रोटेटिंग वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट साइनसोइडली वेरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, ये तो बात हुई कि आपके फेजर क्या होते हैं। सेकंड चीज़ क्या होती है कि अगर आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, आपके जो वेक्टर है इसको जिसको आप बोल रहे हो कि फेजर, वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब रोटेट कर रहा है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी। अब अभी अपन ने बात करी कि ये जो फेजर है ये क्या है आपका, कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एक बार लिखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी। साइनसोइडली वेरिंग क्वांटिटी है, उसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब आपने क्या बोला, ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी कितनी, ओमेगा। अब वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, जो क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी साइनसोइडली क्या कर रही है, वेरी कर रही है, उसके वेरी करने की फ्रीक्वेंसी पे, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी उसके वेरी करने की होगी उतने इसकी क्या होगी, रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी। अभी अपन जब बनाएंगे डायग्राम तो अपन इस चीज़ को वापस समझेंगे। थर्ड चीज़ क्या होती है, ये जो आपका रोटेटिंग वेक्टर है इसकी जो लेंथ होती है वेक्टर की, वो जो लेंथ होती है वो क्या बताती है आपको, वो बताती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में, जिसका आप क्या कर रहे हो, फेजर डायग्राम बना रहे हो, वो जो फेजर है वो उसको क्या बताता है, लेंथ, उसकी मैग्नीट्यूड बताती है। नेक्स्ट क्या चीज़ आती है कि अगर उस रोटेटिंग वेक्टर का आप रोटेट कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा क्या बनेगा, सर्कल। तो उसका अगर अब सर्कल के अंदर जनरली आपके कितने एक्सिस होते हैं, दो, एक तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल होता है वाई। तो फिक्स एक्सिस के ऊपर जब उसका अपन प्रोजेक्शन डालते हैं तो वो जो प्रोजेक्शन होता है वो आपको क्या बताता है, उस क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जो प्रोजेक्शन होती है, प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन फिक्स्ड एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन फिक्स्ड एक्सिस, ये क्या बताती है आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, आप एक बार वापस ढंग से देख। फेजर क्या होते हैं, फेजर रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं। क्या बताते हैं ये, क्यों बनाया है इनको, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइनसोइडली वेरिंग क्वांटिटी, मतलब वो वाली फिजिकल क्वांटिटी जो कि साइन के फंक्शन में क्या करती है, वेरी करती है। मतलब उनके जो फंक्शन होता है उसमें साइन आता है, मतलब साइन के फंक्शन के साथ वो वेरी कर रही है। ठीक है, अब आपने बोला कि वेक्टर जो है वो रोटेटिंग है, मतलब वो जो वेक्टर है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट मतलब अलोंग द सर्कल। अब अलोंग द सर्कल अगर वो चीज़ रोटेट कर रही है, इसका मतलब उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, और वो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उस फिजिकल क्वांटिटी को जिसका आप रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या, फेजर डायग्राम। नेक्स्ट, अब आपने जो वेक्टर आपने बनाया, रोटेटिंग वेक्टर जो आपने बनाया, उसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अगर ज्यादा क्वांटिटी लेंथ का आपका क्या है, वेक्टर है, इसका मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा, और अगर कम है मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कम। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स एक्सिस का क्या मतलब है कि जब आप क्या करोगे, उस फेजर की प्रोजेक्शन करोगे किसी भी एक एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो वो आपको क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता चलेगी किसकी, उस फिजिकल क्वांटिटी की। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, क्योंकि वो क्वांटिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, किसके साथ, साइन के फंक्शन के साथ। अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, फेजर की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि जैसे आपके जो अल्टरनेटिंग करंट होता है और जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, उसको जब अपन फेजर डायग्राम की टर्म्स में अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, रिप्रेजेंटेशन होता है, वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो आपके जो फेजर डायग्राम होते हैं वो क्या होता है, डायग्राम जो कि आपके अल्टरनेटिंग करंट को और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या करते हैं, एज ए फेजर रोटेटिंग वेक्टर की टर्म्स में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उस रोटेटिंग वेक्टर के एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल। और
जो आपके अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उनके बीच में पर्टिकुलर क्या होता है, एक फेज एंगल। तो अब एक बार इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, लेट से आपकी ईएमएफ जो है, आपका ईएमएफ की इक्वेशन आपकी क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो, ये ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और ये ई क्या है आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। और ये क्या है, साइन के फंक्शन में वेरी कर रहा है। ये जो आपका ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी क्या एंगल, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको फेजर की फॉर्म में बनाता हूं तो पहले मैं क्या करूंगा, दो एक्सिस बना रहा हूं, बहुत ढंग से देखना है आपको। ये पहले मैंने क्या कर दिए, दो एक्सिस आपके बना दिए। अब मेरे को क्या करना है, एक क्या करना है, सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस इक्वल है किसके, ई नोट के। मतलब आप क्या बना रहे हो, ईएमएफ का आप क्या करना चाह रहे हो, फेजर डायग्राम बना रहे हो। तो फेजर डायग्राम बनाओगे तो क्या बनाना पड़ेगा, फेजर। फेजर क्या होता है, रोटेटिंग वेक्टर। उस रोटेटिंग वेक्टर की लेंथ किसकी इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ पे जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ई नोट। मतलब अपन जो सर्कल बनाएंगे उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो किसके इक्वल होगी, ई नोट के इक्वल होगी। तो मैं एक सर्कल यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये एक आपका सर्कल बनाया और इस सर्कल की जो रेडियस है, ये जो इसकी रेडियस है किसके इक्वल है, आपके किसका बना रहे हैं, जिसका बना रहे हैं उसके मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के। तो किसका बना रहे हैं, ईएमएफ का। तो ईएमएफ का अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ई नॉट, उसके मैग्नीट्यूड के ये इक्वल है। तो ये जो हो गई, ये इसकी क्या हो गई, जो ये लेंथ है वेक्टर की, ये क्या हो गई, इसके इक्वल हो गई। नेक्स्ट चीज क्या होती है कि अभी जो है इसका एंगल कितना है, ओमेगा टी है। एंगल इसका अभी कितना है, ओमेगा टी। मतलब ये जो वेक्टर जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल पे ना जाके हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना रहा है कितना, ओमेगा टी। तो मैंने मान लिया कि ये आपका कोई एंगल है कितना, ओमेगा टी। ये आपका एंगल है कितना है, एंगल ओमेगा टी। और ये जो वैल्यू हो गई, ये वैल्यू आपको क्या बता रही है, ई नोट। फिर से ये जो डायग्राम है ये किसका है, फेजर डायग्राम है। किसका फेजर डायग्राम है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेजर डायग्राम है, ठीक है। जहाँ पे ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है ई नोट के मैग्नीट्यूड को। और ये जो ई नोट है ये अभी कितने एंगल पे है, साइन कितना एंगल है इसका, अभी ओमेगा टी। ओमेगा टी एंगल ये अपने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इसकी। तो अब यहाँ पे देखो अपनी आपकी चीज़ें मैच हो रही है क्या। देखो यहाँ पे इनिशियली जब बताते हैं चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होती है, क्यों, क्योंकि अपन को दिख नहीं रहा। लेकिन अब तो अपन को दिखना चालू हो गया। अब दिखना चालू हो गया तो वापस हर एक चीज़ को रिवाइज करो। रोटेटिंग वेक्टर, मतलब एक वेक्टर जो रोटेट करेगा। अब यहाँ पे वेक्टर अपन ने किसकी बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात कर रहे हैं। मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ पे क्या करेगा, रोटेट करेगा। मतलब ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है, लेट से अगर आपका ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या करेगा, रोटेट करेगा पूरे के अराउंड, ठीक है। जैसे ये आपके मार्कर रोटेट कर रहा है वैसे आपका ये क्या करेगा, 360 डिग्री रोटेट करेगा। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, ये क्या होता है आपका फेजर, वो अपन ने वहाँ पे बना दिया किसका, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि ये क्या होता है, रोटेटिंग वेक्टर। मतलब ये अराउंड द सेंटर क्या करता है, इसके अराउंड रोटेट करता है। सेकंड, रिप्रेजेंट साइनसोइडली वेरिंग, रिप्रेजेंट साइनसोइडली वेरिंग क्वांटिटी। मतलब वो क्वांटिटी जो साइन के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अब यार वही तो अपन ने करा यहाँ पे देखो हो क्या रहा है आपका, साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी क्या एंगल है। अब एंगल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है साइन की, तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो कुछ भी वैल्यू होने दो। जो एंगल है उस एंगल के ऊपर ये क्या चली जाएगी, लाइन चली जाएगी, ठीक है। जो भी आपका एंगल होगा उस एंगल के ऊपर क्या चली जाएगी, ये लाइन चली जाएगी। मतलब टोटल एंगल कितना है आपका, 360 डिग्री। तो ये लाइन कैसे जा सकती है आपके 360 डिग्री। ये एंगल कितना है, 0, ये 90, 180, 270 और 360। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका वेक्टर है क्या कर सकता है, पूरा रोटेट कर सकता है। इसका मतलब ये साइनसोइडली क्वांटिटी को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, इसकी। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। तो यही तो अपन ने बात करी कि ये ओमेगा टी जो है, तो ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो है किसकी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। और यही इसकी क्या है, यहाँ पे ओमेगा यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये इसकी क्या हो गई यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, लेंथ किसके इक्वल बताती है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो लेंथ मैंने अभी आपको बताई, क्योंकि उसी लेंथ का आपका क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसके इक्वल है, ई नोट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब लास्ट पॉइंट आपको समझना है जो अभी तक नहीं बताया, प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन फिक्स्ड एक्सिस। इसका क्या मतलब है कि आप अगर आपके जहाँ पे आप अभी हो वहाँ से अगर आप क्या करते हो, प्रोजेक्शन डालते हो किसका, फेजर का, कहाँ पे, फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर। तो वो आपको क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है किसकी, उस फिजिकल क्वांटिटी की। तो कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे अगर आपको अभी बोला कि अभी इस टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये आप निकाल रहे हो,
ई नोट तो आपको पता है, आपको ई निकालना है। ई निकालना है मतलब क्या होता है, जिस इंस्टेंट के ऊपर पूछ रहा है उस इंस्टेंट के ऊपर आप क्या करो कि वो जो आपका एरो वाला एंड है उस एरो वाले एंड से क्या कर दो, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन डालो। ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, इस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मैं प्रोजेक्शन डाल रहा हूँ, ये मेरा वर्टिकल एक्सिस का क्या हो गया, प्रोजेक्शन। मतलब इससे मैंने परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन डालना। तो इस ई नॉट के इस पॉइंट से मैं इसके ऊपर क्या डालता हूँ, प्रोजेक्शन। तो वो जो प्रोजेक्शन डालते हैं तो वो बताता क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब आपके सेंटर पॉइंट से वो जो वैल्यू है वो वैल्यू किसकी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसकी, उस फिजिकल क्वांटिटी की। मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू को अपन यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से। मतलब ये जो आपकी लेंथ है, ये लेंथ किसकी है, आपकी ई की। उस इंस्टेंट के ऊपर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कितनी है, ई। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है उसका तो अपन सर्कल बना चुके। जैसे जैसे आपका ओमेगा क्या होगा, चेंज होगा, वैसे वैसे आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। देखते जाओ यहाँ पे इजीली अपन समझते हैं। ये आपका साइन का ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये आपका साइन का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ये देखो ये कितना है, 0 डिग्री, ये कितना है, π/2, ये कितना है, पाई, ये कितना हो गया, 3π/2, और ये कितना हो गया आपका 2π। तो यहाँ पे देखो एक बार की 0 पे मतलब ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 0। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसकी 90 मतलब ये कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम। और यही इसकी वैल्यू होती है कितनी, ई नोट के इक्वल। मतलब जब ये यहाँ पहुँच जाता है तो जो वैल्यू ई नोट की होती है वो किसकी होती है, ई की। कब, 90 डिग्री पे, क्योंकि जब 90 डिग्री पे पहुँचता है वही इसकी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। थोड़ा थोड़ा अगर आपको हल्का सा भी याद आ रहा होगा तो अपन ऐसी सेम चीज़ कर चुके हैं 11th क्लास के अंदर, चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन में। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, 180 की, 180 का मतलब पाई, और पाई का मतलब क्या, ये वेक्टर कहाँ पहुंच गया, ऐसे रोटेट होते होते हुए पहुंच गया 180 पे। जब ये 180 पे पहुंच गया तो ये जो पॉइंट है ये कैसे इंडिकेट करेगा, ऐसे इंडिकेट करेगा, और ऐसे इंडिकेट करेगा तो इसका जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये जो लेंथ होगी वर्टिकल एक्सिस पे 0, क्योंकि वेक्टर इधर जा रहा है, मतलब लेंथ कितनी है, 0, क्योंकि प्रोजेक्शन डालोगे तो एक्सिस के ऊपर ही आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो उस टाइम पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि जब आपका ये एंगल कितना पहुंच जाएगा, 3π/2 मतलब 270 डिग्री, तो उसके इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका कि ये एरो जो है अभी ऊपर जा रहा है, ये ऐसे रोटेट करके करता कहाँ चले जाएगा, नीचे 270 मतलब क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, उस टाइम पे जो ई नोट होगा वही किसके इक्वल होगा, ई के, लेकिन कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस। तो आपका ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है। तो इस टाइप से आपका क्या बोल सकते हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी। तो ये जो कंप्लीट बना हुआ है ये क्या होता है आपका फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम आपको क्या बताते हैं, ये बताते हैं आपको अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आपको एक तो मैक्सिमम वैल्यू इजीली दिख जाती है, और किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू निकालनी है तो वो आपको दिख जाती है। अब ये तो बात हुई इसकी। अब जरूरी थोड़ी है कि आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही, अल्टरनेटिंग करंट भी तो हो सकता है। अब अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है तो लेट से अपन एक इक्वेशन लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। मैं इक्वेशन ले रहा हूँ I = I0 sin ωt। अब जरूरी थोड़ी है आपका जो एंगल हो सेम हो, एंगल सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस जो होता है, मैं एज्यूम करूँ कि इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाई का फेज डिफरेंस है, फाई एंगल का इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। अब अगर फाई एंगल का इन दोनों के जरूरी नहीं है हो, वो अभी अपन एक जनरलाइज कंडीशन ले रहे हैं, मतलब सब कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है इसका मतलब जो ये डायग्राम ई का, ये किसका हो जाएगा, आई का। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर है तो अब हो सकता है, तो दोनों केस में हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो अभी अपन प्लस की बात करें, माइनस भी जब आएगा अपन बता देंगे। तो अभी अपन जनरलाइज कंडीशन ले रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे, एक जनरलाइज कंडीशन ले रहे हैं कि जैसे अगर अपन ने ई का बनाया वैसे ही आई का बनाएंगे, तो यहाँ पे कैसे बनेगा। अब बात करते हैं इसकी। अब आपका ई से आई कैसे आता है, ये आपकी जो इक्वेशन है, ये आपकी जो इक्वेशन है, अगर मैं इसके अंदर क्या, आपका ओम्स लॉ कितना होता है, V = IR। यहाँ से मेरे को I निकालना है तो कितना हो जाएगा, V/R। तो अगर मेरे को इस EMF के अंदर अगर मैं R का डिवाइड कर दूँ तो मेरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, I की। इसका मतलब
जो I होगा E से थोड़ा कम होगा। लेट से अगर आपका E कितना है 10 वोल्ट, और अगर मैं उसमें जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो कितना है 2 ओम, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5। इस टाइप से कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी E से कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि आपका जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, फेजर का, वो जो फेजर का मैग्नीट्यूड होगा वो किससे कम होगा, इससे थोड़ा सा क्या होगा कम होगा, किससे, ईएमएफ से कम होगा, किसका, करंट का। फिर से जो फेजर है करंट का वो ईएमएफ से, वोल्टेज से, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से क्या होगा कम, क्योंकि उसमें किसका डिवाइड हो रहा है, रेजिस्टेंस का डिवाइड हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अपन एज्यूम करते हैं कि आपकी अब एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि भाई इसकी जो रेडियस होगी करंट वाले फेजर की वो इसकी रेडियस से क्या होगी कम। तो मैंने बोला कि इसकी जो रेडियस है वो इतनी ना होके बस यहाँ तक ही आई। तो जब अपन इसका क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं सर्कल, तो ये आपका क्या बन जाता है, डायग्राम बन जाता है किसका, ये अब जो डायग्राम बना है किसका बना, करंट का बना। अब ये तो डायग्राम बन गया करंट का जो मैंने डैश करके बनाया। अब बात किसकी आती है कि वेक्टर मेरे को रिप्रेजेंट करना है सेम टाइम के ऊपर, क्योंकि टाइम तो अपन ने सेम लिया t। अब सेम टाइम के ऊपर जब आपका जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है अगर वो ओमेगा टी एंगल पे है तो उस इंस्टेंट पे आपका करंट का है। अब करंट का देखो, करंट का या इसका एंगल कितना है ओमेगा टी, इसका एंगल कितना है ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मतलब जो एंगल ओमेगा टी है उससे कितना आगे, 5 डिग्री आगे, 5 एंगल आगे कौन है आपका, करंट है। इसका मतलब ओमेगा टी से कितना एंगल बनाना है आपको, 5 एंगल बनाना है, क्योंकि ओमेगा टी से 5 आगे। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, ओमेगा टी से, ये ओमेगा टी तो है ही है, इससे मैंने एक एंगल ले रहा हूँ, कोई भी एक एंगल कितना आपका 5, वो मैंने लिया, ये मैं एंगल ले रहा हूँ 5। तो वो जो 5 एंगल आगे हो गया वो आपकी वैल्यू किसकी हो गई, करंट की। इसका मतलब ये जो आपका एंगल है ये वाला, ये एंगल कितना है 5। तो ये जो टोटल एंगल हो गया आपका, ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल किसके इक्वल हो गया, ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। ईएमएफ का एंगल कितना है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, ओमेगा टी। करंट कितना आगे, ओमेगा टी से 5 आगे। इसका मतलब इससे आप आगे कितना जा रहे हो, 5। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अभी आपको इजीली वैसे पता ही है कि अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे अपन मोशन करते हैं सर्कल में हमेशा, कैसे, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए अपन कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका +5 मतलब एंटी क्लॉकवाइज +5 आगे, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इसकी, किसकी, ये जो बता रहा है, ये जो वेक्टर बना है किसका बना, I0। ये वैल्यू किसकी हो गई, I0 की। अब ऐसे ही मैं बात करूँ I क्या है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस कैसे करते हैं कि आपका ये जो करंट है करंट का जो फेजर है उस फेजर से अगर मैं क्या करूँ, एक प्रोजेक्शन डालूं, कैसा, वर्टिकल। वो वर्टिकल प्रोजेक्शन मेरे को किसके ऊपर, फिक्स एक्सिस के ऊपर। तो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जब मैंने प्रोजेक्शन डाला तो जो मेरी ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू किसकी हो गई मेरी, उस इंस्टेंट के ऊपर किसकी, आई की। तो ये जो आपके हो गए, ये क्या हो गए, फेजर डायग्राम, जो अपन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब ये देखो डायग्राम देख के अपन को बहुत अच्छे से क्या पता चल रहा है कि आपका ये मैक्सिमम वैल्यू है जिसका बड़ा सर्कल, मतलब वो क्या है, वैल्यू। और सेकंड चीज क्या है कि ये जो एंगल है ये आपको क्या बता रहा है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 5। ईएमएफ अभी कितने एंगल पे, ओमेगा टी, और ये कितने एंगल पे आपका 5 एंगल पे, ठीक है। और जो करंट का अभी एंगल है वो कितना एंगल है, ओमेगा टी प्लस 5 इंस्टेंटेनियस करंट का। और जो प्रोजेक्शन डालते हैं वो प्रोजेक्शन अपन को क्या बताता है, उस टाइम की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये तो अपन को पता चल गया क्या, फेजर डायग्राम। यस, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं हमारे अल्टरनेटिंग करंट के जो सर्किट्स होते हैं उनकी। अब सबसे पहले अपन अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, एक तो रजिस्टर पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस, और सेकंड हम क्या पढ़ चुके हैं, एक तो अभी जैसे कॉइल होती है, कॉइल में क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, तो सेकंड अपन उस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, इंडक्टर। थर्ड अपन क्या पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर। मतलब अभी तक अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी है चैप्टर नंबर 7 तक। रेजिस्टेंस मतलब वही रजिस्टर, इंडक्टर, कॉइल है, कॉइल को आप क्या बोल सकते हो, इंडक्टर बोल सकते हो। तो रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो अब इन तीनों को जब हम क्या करते हैं कि आपके सर्किट में लगाते हैं और उसके अंदर अगर उस सर्किट के अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाएं तो इन तीनों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है वो हमको देखना है कि इनके अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के टर्म्स में क्या चेंजेस होते हैं, वो एक बार हमको देखना है और उनके क्या बनाना है हमको फेज डायग्राम। तो अब
क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले एक बार इंडिविजुअली लगाते हैं, क्योंकि एक बार इंडिविजुअली देखेंगे और उसके बाद में इन सबको क्या कर सकते हैं, पेयर में भी लगा सकते हैं, मतलब रजिस्टर इंडक्टर, रजिस्टर कैपेसिटर, कैपेसिटर इंडक्टर, दो के पेयर हो गए। ऐसे ही हम इन तीनों को साइड में भी लगा सकते हैं कि रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इंडिविजुअल, उसके बाद पेयर में भी लगा सकते हैं और तीनों को ग्रुप में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि इनको इंडिविजुअली लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक ऐसी सर्किट ले रहा हूँ जिसके अंदर, ऐसी सर्किट मतलब क्या, जिसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है और उसके अंदर ओनली क्या लगा हुआ है, रजिस्टर, ठीक है। उसमें मैं पहले किसकी इक्वेशन देखूंगा, ईएमएफ की, फिर किस ईएमएफ की इक्वेशन तीनों में अपन को पता है कितनी, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद मैं किसकी इक्वेशन निकालूंगा, तीनों के अंदर करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की, और उसके बाद में उन दोनों को क्या करूंगा, मैं उन दोनों को क्या बनाऊंगा, ग्राफिकल डायग्राम और फेजर डायग्राम, जो अभी अपन ने पढ़े हैं, जिससे अपन को क्या पता चलेगा कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाने से इनके अंदर क्या इफेक्ट आता है, क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि इसकी अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेनिंग ओनली है रजिस्टर, मतलब एक अल्टरनेटिंग सर्किट जिसके अंदर ओनली क्या है, रजिस्टर है। तो मैंने यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग सर्किट बना दिया, ये आपका क्या है, सर्किट है, जिसके अंदर ये आपका एक रेजिस्टेंस है, कितना है, R, और ये आपका क्या एसी सर्किट है, ठीक है। इसके अंदर क्या फ्लो हो रही है, एसी, ये क्या होता है इसका सिंबल, और जैसे आप क्या करोगे, स्विच ऑन करोगे तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, आपका I, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो सर्किट है इसके अंदर आपका जो सोर्स है उसका ईएमएफ अपन को पता है, कितनी इक्वेशन है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन अपन को पता है, ये इक्वेशन हो गई कितनी, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन बात करें सेकंड किसकी बात करें अपन, इसकी करंट की, कि जो करंट होगा वो कितना होगा। अब ओम्स लॉ से अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपका V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो यहाँ से जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V अपॉन R। अपन बात करें इंस्टेंटेनियस, तो आपका कितना हो जाएगा, V की जगह पे E अपॉन R, मतलब इस इक्वेशन 1 में अगर मैं R का डिवाइड कर दूं दोनों साइड में तो मेरे को क्या मिल जाएगा, करंट। तो कर रहे हैं बाय इक्वेशन 1 ये रही, इसके अंदर मैं कर रहा हूँ, आपका कितना हो जाएगा, E अपॉन R इक्वल टू E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, कितना हो जाएगा, E अपॉन R को क्या लिख सकता हूँ, I इंस्टेंटेनियस करंट, ई नोट अपॉन आई, आर क्या हो जाएगा आपका, आई नोट, ये क्या हो जाता है, पीक करंट या फिर मैक्सिमम करंट, और कितना, साइन ओमेगा टी। ये क्या हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि आपको अब क्या करना है, इंडिविजुअल इनको लगाना है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को, और इनकी क्या चाहिए अपन को, 2 इक्वेशन। पहली तो अपन को पता है, दूसरी अपन को निकालनी होती है, जो अपन ने यहाँ पे इजीली निकाल दी क्योंकि सिंपल रजिस्टर है और वो अपन 3rd चैप्टर से करते आ रहे हैं, और 10th से भी अपन पढ़ चुके हैं कि भाई वोल्टेज दे रखा है तो ओम्स लॉ अप्लाई करके अपन को क्या निकालना है, करंट, ठीक है। तो ये दोनों अपन ने निकाल दी। अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि अब मेरे को बनाना क्या है, 2 बनाना है, एक तो ग्राफिकल डायग्राम बनाने हैं दोनों के, किन के, V और E का, और सेकंड क्या बनाना है, फेजर डायग्राम। तो दोनों भी अपन सीख चुके हैं, कैसे ग्राफिकल अपन को आता ही है और फेजर अभी अपन ने सीख लिया। तो ये दोनों बनाने हैं। अब बनाना है तो एक ही चीज़ क्या होती है इन दोनों में, डिफरेंट एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि E जो आपका EMF है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वो भी किसका, उसके अंदर भी जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा टी, और आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका भी एंगल कितना है, ओमेगा टी। मतलब क्या इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस है क्या, नहीं है, मतलब ये दोनों किसमें, सेम फेज में, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है। मतलब जैसे यहाँ होता +5 -5 ये प्लस कोई एंगल होता तो अपन बोलते कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, और फेज डिफरेंस नहीं है इसका मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट दोनों किसके अंदर है, सेम फेज के अंदर है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो फिगर 1 जो मैं बना रहा हूं वो किसका होगा, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब वही ये आपका ईएमएफ और ये आपका क्या हो गया, करंट, ईएमएफ और करंट दोनों अपन यहाँ पे बनाएंगे, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, टाइम। अब यहाँ पे आप देखो, अब दोनों फंक्शन किसके हैं, मतलब साइन के, इसका मतलब जो आपका बनेगा ग्राफ वो किसका होगा, साइन का। आप ग्राफिकल बना रहे हो तो ग्राफ बना रहे हो, क्या आ रहा है, दोनों में किसकी टर्म आ रही है, साइन, इसका मतलब दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो किसका होगा, साइन का। अगर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे वही जो जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि आपका जो EMF है अगर वो कितना है 10 वोल्ट, और जब मैं करंट निकाल रही हूँ तो करंट क्या निकला, E/R। तो अगर आप बोलते हो कि E कितना है 10 वोल्ट, और आपने बोल दिया कि सर्किट के अंदर जो आपका रेजिस्टेंस है, क्योंकि ओनली रेजिस्टेंस है तो वो आपका रेजिस्टेंस लेट से कितना है 2 ओम, तो आपका I कितना निकल जाएगा, E/R, मतलब कितना हो गया 5 एम्पियर। इसका मतलब जो आपका मैक्सिमम है
लेट से ये आपका मैक्सिमम है, ठीक है, आई नॉट, तो मैक्सिमम कितना जा रहा है, ये कितना जा रहा है 10। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये, अब देखो ग्राफ तो दोनों का साइनोसॉइडल बनेगा, तो ये मैंने अगर किसका बना दिया, ईएमएफ का, तो अब जब मैं किसका बना रहा हूँ, करंट का बना रहा हूँ, तो वो जो करंट का बनेगा वो करंट का क्या होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा, इससे कम होगा। फेज एंगल नहीं है, मतलब चालू शुरू इसी पे होगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगी, हाफ, कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब क्या होगा, कम, क्योंकि वो क्या हो रही है, चीज़ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो अपन क्या बोलते हैं कि चालू शुरू यहीं पे होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई फेज एंगल नहीं है, लेकिन उसकी जो हाइट जाएगी मैक्सिमम वो क्या होगी, इससे कम होगी। मैं बोल रहा हूँ वो जो, अगर ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है ई नोट, तो जो आई नोट होगा मैंने बोल दिया कि उससे कम है, मतलब मैंने बोल दिया कि यहाँ कहीं मेरा क्या है, आपका आई नोट, मतलब ये आपका आई नोट हो गया। ऐसे ये मैक्सिमम आपका कितना हो गया, ई नोट, और मैंने बोल दिया कि ये आपका क्या हो जाएगा, आई नोट, तो ये आपका कहीं यहाँ आपका क्या हो गया, आई नोट। तो अब जब अपन इसको बनाते हैं तो ये कैसा बनता है, ये बनता है ऐसा। तो ये आपका क्या बन गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपका ब्लू कलर का जो मार्कर है वो क्या बता रहा है आपको, ई अल्टरनेटिंग वोल्टेज किसके साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में, किसका फंक्शन है, साइन का। ऐसे ही जो आपका रेड वाला है वो क्या बता रहा है, अल्टरनेटिंग करंट किसका फंक्शन है, साइन का। तो फेज डिफरेंस नहीं है, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सबके क्या है, सेम है, लेकिन करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, ऑब्वियसली बात है, ईएमएफ में आर डिवाइड हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम, तो उसकी जो हाइट होगी वो उससे क्या होगी, कम। तो ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अपन जो मेन बात कर रहे हैं वो बात किसकी कर रहे हैं अपन, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, वही आप दो एक्सिस बनाओ, ये मैंने दो एक्सिस बना दिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब सबसे पहले अपन बात किसकी करें, ईएमएफ की। अब ईएमएफ का मेरे को फेजर बनाना है तो क्या करूंगा मैं, एक मैग्नीट्यूड की एक क्या करूंगा, लाइन खींचूंगा। वो जो लाइन होगी उसकी जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, इसके ईएमएफ के मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के। और वो जो एंगल बना रहा है किससे, हॉरिजॉन्टल से, वो एंगल कितना है आपका, ओमेगा टी। तो मैंने एक लाइन बना दी, मैंने एक लाइन बना दी, लेट से ये जो लाइन है ये आपको क्या बता रही है, फेजर बता रही है कितना, ई नोट। अब ये नहीं होना चाहिए कि सर आप वापस वो सर्कल क्यों नहीं बना रहे, उसकी जरूरत नहीं है, बार बार सर्कल बनाया करोगे क्या, लो मैंने बना दिया, क्या हो गया इससे, आ रहा है समझ में। तो सर्कल बनाने की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपन को मतलब किससे, बस इस लाइन के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि ये लाइन का मैग्नीट्यूड आपको क्या देता है, ये जो लाइन की लेंथ होती है वो आपको क्या देती है, मैग्नीट्यूड देती है आपको रेस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटीज का। और इसका जो प्रोजेक्शन होता है, ये जो प्रोजेक्शन है इसका, ये प्रोजेक्शन आपको क्या दे रहा है, ये प्रोजेक्शन आपको दे रहा है उस इंस्टेंट के ऊपर उसकी वैल्यू। मतलब ये जो वैल्यू है ई, ये तो ये हो गई, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई। तो ये जो वैल्यू है किसकी हो गई, ये जो वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई ए की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है किसकी, ये पीक ईएमएफ की। और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ओमेगा टी। ये फेजर बना किसका, ईएमएफ का। लेकिन अब मेरे को इसी में किसका ऐड करना है, करंट का। अब करंट का देखो, अब करंट का जो एंगल बन रहा है वो भी कितना है, ओमेगा टी। इसका मतलब करंट का जो फेजर होगा वो कॉन्साइड करेगा, किसको कॉन्साइड करेगा, आपका ईएमएफ के फेजर को कॉन्साइड करेगा, नंबर वन। नंबर सेकंड, दोनों का एंगल तो सेम बन रहा है, लेकिन अब बात क्या आती है कि जो वो लेंथ होती है फेजर की, वो लेंथ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। और अभी अपन ने बात करी कि जो मैग्नीट्यूड है किसका, करंट का, वो कम है किससे, ईएमएफ से, क्योंकि ईएमएफ में रेजिस्टेंस डिवाइड हुआ। इसका मतलब ये जो लेंथ है मैक्सिमम, इस लेंथ से वैल्यू कम होगी किसकी, करंट के फेजर की। तो लेट से मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो करंट का फेजर है उसकी लेंथ कितनी है, ये कुछ कम कर दो उससे, थोड़ी सी मैंने कम कर दी, ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू किसकी हो गई, आपकी करंट के फेजर की। और ये जो एंगल है ये वापस वो भी, उसका भी कितना है, ओमेगा टी। तो ये जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है आपका आई नॉट, और ये जो इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन है ये वैल्यू किसकी है, आपकी इंस्टेंटेनियस करंट की। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। किसका डायग्राम कंप्लीट हो गया, जब आपके सर्किट के अंदर ओनली क्या होता है, रेजिस्टेंस। एसी सर्किट के अंदर ओनली रेजिस्टेंस होता है, व्हेन द एसी सर्किट इज कंटेनिंग ओनली रजिस्टर। तो ये आपका डायग्राम हो गया किसका, फेजर डायग्राम किसका, ओनली रजिस्टर का। और जब एसी सर्किट के अंदर ओनली रजिस्टर होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर क्यों, क्योंकि ओनली रेजिस्टेंस है, तो इसलिए अपन इस सर्किट को क्या बोल सकते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मतलब एसी सर्किट के अंदर ओनली क्या है, रजिस्टर। उस केस में फिर से रिवाइज कर लो, ईएमएफ की और अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग
करंट, दोनों की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, सेम, क्योंकि दोनों किस में होते हैं, सेम फेज में, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो बस करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ईएमएफ से क्या होगा, कम, तो ये क्या हो जाएगा उसका ग्राफिकल डायग्राम, और ये क्या हो जाएगा उसका फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम के अंदर करंट की लाइन, जो करंट का फेजर है वो कॉन्साइड करेगा किससे, ईएमएफ के फेजर से, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के फेजर से। बस वो जो आपका एंगल दोनों का क्या है, सेम, और जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ईएमएफ का थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा। इससे मतलब क्या है, बस ये कंप्लीट हो गया, आपको इतना ही बनाना है। बस आपको ये बता रहा हूँ कि इन दोनों की लेंथ डिफरेंट होने का मतलब क्या है। इसका अगर सर्कल बनाता हूँ तो इसका सर्कल बनेगा ये, और अगर करंट का सर्कल बनाता हूँ तो करंट का सर्कल रेडियस कम है तो करंट के सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम। तो ये चीज़ हो गई खत्म, ठीक है। तो अभी अपन ने बात करी कि इसकी ओनली प्योर रेजिस्टिव सर्किट की, जिसके अंदर ये दोनों क्या हो रहे थे, कॉन्साइड, क्योंकि आपका फेज डिफरेंस कितना था, 0। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब अभी मैंने बताया कि आपका इंडक्टर, इंडक्टेंस क्या, आपकी कॉइल के अंदर जो अपोजिंग ईएमएफ होता है, तो इसलिए इंडक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली कॉइल के सिंबल से। तो अब ये क्या बोल रहा है कि एसी सर्किट के अंदर ओनली क्या, इंडक्टर, मतलब अगर ये आपका एक सर्किट है एसी, तो उसमें ओनली क्या लगा हुआ है, आपका एक कॉइल लगी हुई है। तो ये आपका जो फिगर हो गया, ये फिगर किसका हो गया, आपका ओनली इंडक्टर का। तो इसे अब ओनली इंडक्टर है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, प्योर इंडक्टिव सर्किट। जैसे वहाँ पे क्या था, प्योर रेजिस्टिव, वैसे ये क्या हो गया आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट। और इसके अंदर जो आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आपका E तो निकल गया। अब बात किसकी आ रही है कि जैसे ही अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब वही जैसे ही आपने क्या करा, स्विच ऑन करा, जैसे ही स्विच ऑन करा वैसे ही क्या होता है कि इसके अंदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है, मतलब वही अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट इसके अंदर फ्लो होता है। अब जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में कॉइल से करंट चेंज हो रहा है, क्योंकि यार करंट का नेचर क्या, एसी। अब एसी का काम ही क्या है, चेंज होना। अब इसका मतलब करंट जो है कंटिन्यू क्या हो रहा है, चेंज कॉइल से, और करंट चेंज हो रहा है तो कॉइल के अंदर क्या आता है, वही वही लेंज लो, वो क्या करेगा, उसको अपोज, और वो एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, बैक ईएमएफ को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। ठीक है। अब इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपका जो ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा, एक तो जो करंट की आपके, एक तो जो आपके सिस्टम, एक तो जो आपका सोर्स करंट है उसकी डायरेक्शन ईएमएफ एक वो हो गया, और एक जो आपका बैक ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन। तो टोटल आपका ईएमएफ कितना हो जाएगा, आपका सोर्स का ईएमएफ E प्लस जो आपका कौन सा ईएमएफ हो रहा है, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ कितना होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये क्या हो गया, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपका क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर ये क्या हो गया आपका वोल्टेज। क्यों, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपकी एक वोल्टेज की डायरेक्शन है वो तो है ये ईएमएफ की जो होती है सोर्स की, और उसके अपोजिंग क्या लग रहा है आपका बैक ईएमएफ। तो टोटल क्या हो गया इन दोनों का सबमिशन। अब सबमिशन है तो यही प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आपका साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। अब किरचॉफ का आपका सेकेंड रूल क्या होता है, जो सेकंड रूल होता है लूप रूल जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो नेट ईएमएफ होता है आपका, इंस्टेंट ईएमएफ होता है, वो किसके इक्वल होता है आपका, उस सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस और उसमें फ्लो होने वाले करंट के प्रोडक्ट के इक्वल, मतलब I इंटू आर के इक्वल होता है। नेट V इक्वल टू क्या होता है, नेट आई आर, नेट इक्वल टू नेट आई आर। अब नेट E इक्वल टू नेट आई आर। अब लेकिन यहाँ पे आपने इनिशियल कंडीशन क्या ली कि आपका सर्किट कैसा है, ओनली इंडक्टर है। ओनली इंडक्टर मतलब आपने क्या माना कि इस सर्किट के अंदर ये जो कॉइल है इसका रेजिस्टेंस भी आपने क्या एज्यूम करा, 0। फिर से सुनो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। इंडक्टर इसका मतलब आपने इनिशियल में ही क्या एज्यूम कर लिया था, एज्यूम्ड दैट इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है कॉइल का वो कितना है, 0। इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस आपने एज्यूम करा वो कितना हो गया, 0। अब आपने क्या बोला कि जो E है ईएमएफ वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ आई आर के। लेकिन आपका R कितना है, 0, क्योंकि आपने ये एज्यूम करा था सर्किट में इनिशियल। तो अगर R आपका 0 है तो नेट E इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी कितना हो गया, टोटल 0। और अगर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ 0 हो गया तो अगर मैं ये जो आपकी वैल्यू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0। तो अगर मैं इसको डाल दूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको अगर मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, तो बाय 1 and 2 मैं क्या लिख सकता हूँ,
ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये क्या हो रहा है, किसी भी इंस्टेंट का ईएमएफ किसके इक्वल होता है, आई इंटू आर के प्रोडक्ट के, लेकिन आर कितना हो रहा है, जीरो, तो आई इंटू आर का प्रोडक्ट कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ से आपका ई कितना लिख सकते हैं, एल डी आई बाय डी टी। ई कितना होता है आपका, अगर मैं इसको डालूं इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही, ये इनिशियली 1 2 डाली तो इसको वापस में डाल दे रहा हूँ ए। तो इक्वेशन ए ये रही, ई किसके इक्वल होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो गया, एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो अपन ये सब जो कर रहे हैं कर क्यों रहे हैं, मैंने इनिशियली आपको बता दिया कि मैं एसी सर्किट के अंदर पहले क्या लूंगा, रेजिस्टेंस ओनली, उसके बाद ओनली क्या लूंगा, इंडक्टर, और उसके बाद ओनली क्या लूंगा, कैपेसिटर। तीनों के अंदर अपन क्या करते हैं, ईएमएफ की वैल्यू अपन को पता है, ई इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद में अपन वैल्यू निकालते किसकी, करंट की, और उसके बाद में दोनों के क्या बनाते हैं, ग्राफिकल डायग्राम और फेजर डायग्राम। तो ई तो पता ही है, निकाल क्या रहा हूँ मैं करंट का, ताकि मैं क्या कर सकूँ, फेज डिफरेंस देख सकूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं बना सकूँ ग्राफ। तो अपन आई निकालना चाह रहे हैं। अब आई यहाँ पे देखो ये कितना आ गया, डी आई। अब यहाँ से डी आई में निकाल के डी आई का क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आई। तो निकाल क्या रहे हैं अपन, माइंड में आपको हमेशा ध्यान रखना है, निकाल क्या रहे हैं पर, आई निकाल रहे हैं। तो आपका यहाँ से डी आई कितना हो जाएगा, डी आई ई नॉट, ये एल उसके नीचे चला गया एल, और उधर है क्या आपका साइन ओमेगा टी, और डी टी भी उधर चला गया, तो कितना हो गया आपका डी टी। फिर से देख लो एक बार, ये आपका एल चला गया इसके नीचे, तो ये एल आ गया यहाँ पे, और ये डी टी चला गया इधर की साइड में, तो साइन के पीछे क्या आ जाएगा आपका डी टी। ये जो आ रहा है इसका अगर मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी आई का क्या होगा, आई इक्वल टू ई नॉट बाय एल, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी, डिवाइड बाय ओमेगा टी का, ओमेगा बचेगा तो ओमेगा क्या हो गया आपका, कांस्टेंट डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, प्लस क्या आता है सी। ये आपकी इक्वेशन आ गई, किसकी इक्वेशन आ गई, करंट की। खुश हो जाओ, यही तो चाहिए थी, एक तो क्या था ईएमएफ, एक क्या था आपका करंट, दोनों चीज़ अपन को मिल गई। लेकिन ये क्या रहा है, कांस्टेंट। जब अपन कांस्टेंट क्या होता है, जो बच रहा होता है, अगर कुछ बच रहा है मतलब वही कांस्टेंट, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। तो उस केस में अपन क्या देखते हैं कि आपकी जो करंट है, करंट कौन सा, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग की एवरेज वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देखो एक पूरे साइकिल के अंदर, ये आपका एसी का एक साइकिल है, एक साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, एक साइकिल के अंदर करंट की इसकी वैल्यू कितनी होती है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो करंट कितना होता है एक साइकिल के लिए, जीरो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, कौन सा फंक्शन आ रहा है यहाँ पे, आई का, कोस की भी एक साइकिल, ये आपका कोस का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका कोस का ग्राफ हो गया, ये एक साइकिल के लिए, तो इसकी भी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, जीरो। पूरे एक साइकिल के लिए इसकी भी एवरेज वैल्यू कितनी है, जीरो। तो एवरेज वैल्यू अगर दोनों की जीरो आ रही है, तो उस केस पे अपन क्या बोल सकते हैं कि आपका ये जो सी है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, जीरो। अगर ये जीरो है तो ये इक्वेशन आपकी मॉडिफाई हो जाती है किस फॉर्म में, आई इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइड बाय डब्ल्यू एल कोस ओमेगा टी। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे ढंग से देखना, ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है आपकी किसकी, पीक करंट की। जैसे आपका यहाँ क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वैसे ये जो वैल्यू होगी किसकी होगी, आई नॉट की। मतलब ये वैल्यू है आपकी आई नॉट की। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू आई नॉट, माइनस आ रहा है आगे, कोस ओमेगा टी। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब खुश होने वाली बात क्या है, मैंने क्या बोला था कि ईएमएफ की इक्वेशन को निकाल के और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की और अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन को निकाल के उनको क्या करना है, कंपेयर करना है। लेकिन कंपेयर कैसे करोगे, एक तो किसका फंक्शन जा रहा है, साइन का, एक इसका जा रहा है कोस का। अब कंपेयर कैसे करोगे, आ रहा है समझ में। अब ज़्यादा बेटर क्या है कि मैं दोनों को क्या बना दूँ, एक ही फंक्शन। मतलब अगर ये पहला वाला साइन का है तो उसको भी मैं क्या बना दूँ, साइन का फंक्शन। अब उसको भी साइन का फंक्शन बना सकते हैं कि हाँ बना सकते हैं, अपन को एंगल कन्वर्ट करना आता है। अब कोस थीटा को साइन थीटा की टर्म्स में मैं क्या लिख सकता हूँ, दो तरह से लिख सकता हूँ। एक तो क्या होता है आपका, ये देखो आपके ये 4 क्वाड्रेंट, एक तो क्या लिख सकता हूँ, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लिख सकता हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी लिख सकता हूँ। दो फॉर्मूले कौन कौन से, साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, कोस थीटा। क्योंकि 90 से चेंज कर रहे हैं तो एंगल क्या हो जाता है, चेंज, साइन का कोस, साइन का कोस। और अब सेकंड चीज क्या होती है, जिस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं उस क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू कितनी होती है जिसको चेंज कर रहे हैं,
कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? साइन 90 प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड ये होता है 90 प्लस थीटा मतलब किस में जा रहे हो? सेकंड। सेकंड के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक, तो साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। सेकंड साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? सारे। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कोट, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? सेक और कोस। ये बात है किसकी? पॉजिटिव की। तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? कोस थीटा के। ठीक है, अब ये तो बात हुई इसकी। अब इन दोनों में से मैं दोनों में से कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन लिखेंगे कौन सा वाला? अपन लिखेंगे ये वाला, सेकंड वाला। क्यों लिखेंगे सेकंड वाला? उसको ढंग से देखो। यहाँ पे क्या आ रहा है? थीटा, लेकिन अपने जो थीटा है वो कितना है? ओमेगा टी। तो ये कितना हो गया? ओमेगा टी। और ये भी कितना हो गया? ओमेगा टी। मतलब मैं कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस ओमेगा टी। 90 का मतलब क्या होता है? पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इस ओमेगा टी को आगे लाता हूँ और इस पाई बाय 2 को पीछे ले जाता हूँ तो आगे क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अगर मैं आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये चीज़ हो गई कितनी? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इसका मतलब इस कोस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2 इक्वल टू माइनस आई। कोस ओमेगा टी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब इसको करने से हुआ क्या? इसको करने से ये हुआ कि ये माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? आई इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और ये आपकी हो गई इक्वेशन जो कि रिक्वायरमेंट थी। क्यों रिक्वायरमेंट थी वो देखो यहाँ पे। अब एक बार ढंग से देखो, ये आपकी इक्वेशन किसकी है? ई नोट, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। एक बार इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ई इक्वल टू कितनी है? ई नोट साइन ओमेगा टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इन दोनों को कंपेयर करना है, ई नोट आई नोट, पहली चीज खत्म। दूसरी क्या है? साइन साइन एंगल क्या है? साइन टिग्नोमेट्री रेशियो सेम है तो कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? ओमेगा टी। यहाँ पे क्या आ रहा है? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जिस इंस्टेंट पे ईएमएफ ओमेगा टी एंगल पे है उस इंस्टेंट पे आई ओमेगा टी से पाई बाय 2 एंगल पीछे है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला। जिस इंस्टेंट पे, कौन सा इंस्टेंट? टी इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे जब आपका ई हॉरिजॉन्टल से ओमेगा टी एंगल बना रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसी इंस्टेंट पे आपका जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट वो ओमेगा टी से कितना माइनस आ रहा है, मतलब कितना पीछे है? पाई बाय 2 एंगल पीछे है। कौन? करंट आपका पीछे है। किससे पीछे? अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। और ये पीछे अपन को बहुत इजीली कब पता चल गया? जब अपन ने क्या लिया था यहाँ पे? पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि उसके बाद आगे माइनस था, तो उस आगे माइनस होने की वजह से मैंने यहाँ पे पहले ये सेकेंड वाली चीज ली थी। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो मैं क्या लेता? ऊपर वाला फॉर्मूला लेता, क्योंकि दोनों काम में आ रहे हैं। क्योंकि कोस थीटा की जगह अपन इजीली दोनों लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा माइनस थीटा। तो नेक्स्ट जब कैपेसिटेंस का करेंगे तो ध्यान रखना वहाँ पे यहाँ पे माइनस नहीं होगा। यहाँ पे इंडक्टिव वाले केस के अंदर यहाँ पे क्या आया था? माइनस आ रहा था। उस माइनस को रिमूव करने के लिए अपन ने क्या करा? सेकंड फॉर्मूला काम में लिया, ताकि जब अपन माइनस कॉमन ले तो वो ओमेगा टी क्या हो जाए? पीछे हो जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। तो ये तो अपने को क्या मिल गई? इक्वेशन मिल गई। तो एक बार अपन फिर से लिख रहे हैं बहुत सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि अपन इस चीज़ को आगे भी ले जाना है, तो इसलिए एक बार मैं पहले आपकी इक्वेशन लिख रहा हूँ। E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। और अभी जो आई आपकी कितनी आई? आई इक्वल टू कितना है आपका? आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या? आपके आई ये वैल्यू किसकी है? आई नोट की। मतलब आपका मैक्सिमम आई नोट जो है वो कितना आ रहा है आपका? ई नोट डिवाइड बाय डब्ल्यू एल के। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है आपके।
ठीक है, इसको अपन अभी बाद में बात करेंगे। पहले क्या बनाते हैं इन दोनों के डायग्राम, कौन कौन से डायग्राम होते हैं, ग्राफिकल डायग्राम और सेकंड फेजर डायग्राम। पहले मैं बात कर रहा हूँ ग्राफिकल डायग्राम की, बहुत ढंग से देखना, इजी है, जैसे अपन पहले कर चुके हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ ईएमएफ की, ईएमएफ कितना है आपका साइन ओमेगा टी, तो एक सिंपल मैंने बना दिया, ये आपका इस एक्सिस पे क्या पता चल रहा है ई और आई, और ये क्या बता रहा है आपका टाइम। सिंपल एक साइन का ग्राफ बना दो ईएमएफ का, ये मैंने बना दिया, ये मेरा जो ग्राफ हो गया है किसका हो गया, ईएमएफ का। ठीक है, अब सेकंड क्या चीज़ है, करंट। लेकिन करंट का जो बनाना है वो कितना बनाना है कि इसका जो एंगल है, जब इसका एंगल ओमेगा टी था तो करंट कितना था, इससे 90 डिग्री पीछे था। 90 डिग्री पीछे होने का मतलब क्या है कि जब ये पीक पे होगा तब ये कितना होगा, जीरो, करंट कितना होगा, जीरो, और जब करंट पीक पे होगा तो वोल्टेज कितना होगा, जीरो। तो कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, देखो, और जो है क्या है आगे या पीछे वो भी देखो, लैग कर रहा है या लीड कर रहा है। करंट पीछे मतलब करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग मतलब पीछे, किसके पीछे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के पीछे, कितना, 90 डिग्री। ग्राफिकली आगे होने का मतलब क्या होता है, ऊपर, और ग्राफिकली नीचे होने का मतलब एंगल में पीछे होने का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अब इनिशियल देखो, इनिशियल आपको बस पॉइंट्स बनाने हैं, ग्राफ अपने आप बन जाएगा। पॉइंट्स देखना ढंग से, आपको 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री क्या करना है, कम रखना है। जब इनिशियल पॉइंट पे ये ओमेगा टी था तो ये कितना था आपका, 90 डिग्री कम। अब 90 डिग्री कम मतलब मैंने क्या बोला, ग्राफ में क्या होता है, नीचे, नीचे मतलब नीचे की तरफ जाएगा। और आपकी जो करंट की वैल्यू होती है वो हमेशा किससे कम होती है, ईएमएफ से कम होती है। अब ईएमएफ से कम होगी तो उसका मैग्नीट्यूड भी थोड़ा सा क्या लेंगे अपन, कम। अगर ये आपका ये जो मैग्नीट्यूड है ये किसका है, आपका ई नोट का, तो आपका जो आई नोट का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या लूंगा, मैं कम लूंगा। तो लेट से मैंने ये जो मैग्नीट्यूड ले लिया है किसका ले लिया, आई नोट का। तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, यही, क्योंकि 90 डिग्री अपन पीछे। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे ये 90 डिग्री। मैं एक बार एंगल लिख लेता हूँ आपका, ये कितना है, 0, ये कितना है, π/2, ये कितना है, पाई, ये कितना है, 3π/2, और ये कितना है आपका 2π। तो 0 पे जब आपका ये कितना था, 0, तो ये कितना था, 90 डिग्री पीछे, तो ये मैंने इसको 90 डिग्री पीछे कर दिया। सेकंड, जब ये π/2 पे ये पीक पे था तो ये कितने पे हो जाएगा, 0 पे, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड, जब ये 0 था तो ये कितना हो जाएगा, पीक पे, क्योंकि फिर से देखो, जब ये 0 था ये पीक पे था, नेगेटिव, जब ये पीक पे गया तो ये 0 हो गया, जब ये 0 हुआ तो ये पीक पे होगा, लेकिन पहले नेगेटिव हुआ तो अब कौन सा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अपन फॉलो तो वही चीज़ कर रहे हैं साइन की। तो कम से चालू हुआ तो आपका जाएगा ज़्यादा। तो जब ये 0 था तो ये कितना होगा, पीक पे इसकी वैल्यू मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये आपकी पीक की वैल्यू, तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, जब ये 0 है, नेक्स्ट, जब आपका ये ईएमएफ पीक पे है तो ये कितना हो जाएगा, 0, और जब आपका ये वापस कितना है, 0, तो ये कितना हो जाएगा, पीक पे, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट। पहले ऊपर था तो आपका जाएगा नीचे, तो ये हो गया अपोजिट, इसकी ये लाइन हो गई। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स बन गए। फिर से देखो, आपको करना क्या है, इसको 90 डिग्री पे क्या करना है, कम करना है। 90 डिग्री पे कम वो चीज़ कैसे होगी, हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, कम। कम मतलब वो जो है उसका अपोजिट। अगर ये 0 पे तो 90 डिग्री पीछे, पीछे का मतलब ग्राफ में क्या होता है, डाउनवर्ड। ऐसे ही जब ये 90 डिग्री ऊपर है तो कितना हो जाएगा, 0, जब ये वापस 0 है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री, लेकिन अपर साइड में, क्योंकि नीचे से आ रहा है तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद वापस कहाँ जाएगा, नीचे। बस आपको ध्यान कितना रखना है, 90 डिग्री का। जब ये आप मिलाओगे तो ये आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, ये जो आपका बन गया, ये किसका बन गया, आपके करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का। कब, जब आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कितना है, 90 डिग्री बैकवर्ड है, लैग कर रहा है कितना, 90 डिग्री, किससे, ईएमएफ से। अब ये इसका मतलब अपन को क्या पता चला कि आपका जो इंडक्टर होता है, ओनली इंडक्टर के केस में आपका जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री पीछे होता है, किससे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। तो ये क्या हो गया, इसका ग्राफिकल डायग्राम। अपन क्या बनाते हैं, इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वही आपके दो बना दो एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। आपका ईएमएफ कितने एंगल पे है, ओमेगा टी एंगल पे, तो ये मैंने बना दिया ईएमएफ। ये जो हो गया ये क्या हो गया, ईएमएफ। ये भी ये क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या हो गई, किसी भी इंस्टेंट की। और ये जो एंगल बन रहा है कितना हो गया आपका, ओमेगा टी। अब करंट क्या है, ओमेगा टी से π/2 एंगल पीछे है। फिर से सुनो, आगे का मतलब क्या होता है, अपन चलते कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब ये होता है आगे। करंट कहाँ है, 90 डिग्री, π/2 पीछे, पीछे मतलब आगे ना जाके कहाँ जाएंगे, पीछे, लेकिन किससे 90 डिग्री,
ओमेगा टी से। इसका मतलब जो आपको 90 डिग्री बनाना है वो किससे 90 डिग्री कम बनाना है, इस लाइन से 90 डिग्री कम, और इस लाइन से 90 डिग्री कम का बनाना है डाउनवर्ड। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी क्योंकि 90 डिग्री पीछे, तो ये एंगल कितना हो गया आपका π/2। तो ये जो आपका फेजर बनेगा, ये जो आपका फेजर बनेगा, ये फेजर आपका किसका हो जाएगा, करंट का फेजर हो जाएगा। अब उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका थोड़ा सा कम रखेंगे, तो ये मैंने इसका मैग्नीट्यूड बना दिया और ये क्या हो गया मेरा I0। ये जो है ये एंगल कितना है π/2, और इसका मतलब जो इसका एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है ω t माइनस π/2। ये क्या हो जाएगी इसकी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये अपना फेजर डायग्राम क्या हो गया कंप्लीट। फिर से समझ लो फेजर डायग्राम, ई का कितना है वो तो सेम बन गया ω t एंगल पे, उसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब किसकी बात आती है, करंट की। करंट का जो एंगल बन रहा है, फेजर बन रहा है, वो कितना है ω t से π/2 पीछे। ये लाइन किसी की जा रही है ω t की, उससे π/2 मतलब उससे 90 डिग्री कम। कम कितना होता है क्लॉकवाइज। ये आपका क्या बन गया क्लॉकवाइज कितना π/2 पीछे। तो ये क्या बन गया इसका फेजर डायग्राम। नेक्स्ट चीज क्या आती है, अपन क्या देखते हैं वो देखो, I इक्वल टू कितना आ रहा है। अब मैंने क्या कहा था ये बाद में आएगा। I इक्वल टू कितना है आपका, ये दोनों तो हो गए कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं, कितना आ रहा है E0 डिवाइड बाय ω/L। इसको मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन कोई भी डाल दो, जैसे ये फर्स्ट सेकंड है तो इसको मैंने अभी यहाँ पे डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट देखो अपना ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं अपन, I इक्वल टू क्या होता है E/R, वो EMF/R। ये क्या होता है आपका ओम्स लॉ से, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब ये ओम्स लॉ से और ये अपना आया, इसका मतलब अपन क्या देखते हैं कि ये I0 ठीक है। अब इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं क्या देखता हूं, I0 की जगह पे I0, E0 की जगह पे E। इसका मतलब ये जो R है ये किसके इक्वल है, इंडक्टिव सर्किट के अंदर। जब आपके सर्किट के अंदर ओनली क्या होता है इंडक्टर, इसका मतलब आपका जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया ω/L। लेकिन अब सर्किट का रेजिस्टेंस, अब सर्किट के अंदर जो आपका अपन ने इनिशियली क्या बोला था कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना है 0। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये किसकी वजह से, इंडक्टर की वजह से। तो अब इसको नाम भी दूसरा देना पड़ेगा क्योंकि ये ओनली किसकी वजह से, इंडक्टर की वजह से। तो इसको अपन क्या बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये जो ω/L है, ये ω/L क्या है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रेजिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, XL से। कितना आ रहा है इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ω/L के इक्वल। तो इसका मतलब जब भी किसी सर्किट के अंदर ओनली क्या होता है इंडक्टर, तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है आपका ω/L के इक्वल। ओमेगा क्या है आपकी एंगुलर वेलोसिटी और L क्या आपका इंडक्टेंस, और XL क्या आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है। अब और ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, XL इक्वल टू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πfL। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो गया फाइनल। अब यहाँ पे देखो F जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। अब अगर मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, ओनली फॉर AC सर्किट। अब AC सर्किट है तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, और अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो उस केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि, और फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल हो गए, इंडक्टिव रेजिस्टेंस के। तो AC सर्किट के अंदर फ्रीक्वेंसी AC है तो फ्रीक्वेंसी होगी करंट की, और फ्रीक्वेंसी इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी होगा। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इंडक्टिव रेजिस्टेंस F के। किसके लिए, AC सर्किट के लिए। इसका मतलब अगर सर्किट के अंदर AC फ्लो होता है तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी आएगा। और इंडक्टिव क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, करंट के मोशन को। इसका मतलब अगर AC सर्किट के अंदर आपका क्या इंडक्टर है तो वो क्या करेगा, मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब इंडक्टिव सर्किट के अंदर AC को फ्लो होने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ DC की, फॉर DC सर्किट, तो DC के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, F 0 पुट कर दिया तो XL कितना हो गया, देन XL कितना हो गया 0। और XL क्या होता है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इसका मतलब जब भी इंडक्टर से, जब भी सुनना स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ, जब भी इंडक्टर से DC करंट फ्लो होता है, डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, तो उस केस में उसका जो XL होता है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, वो कितना हो जाता है, 0। इसका क्या मतलब है कि जब भी
इंडक्टर से डीसी करंट फ्लो होगा, वो उसको फ्लो होने में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देगा, उसका इंडक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब इंडक्टिव सर्किट से, कंक्लूजन कर रहा हूं यहाँ पे जो करा मैंने, इंडक्टिव सर्किट से एसी इजीली फ्लो नहीं हो सकता, एसी के फ्लो होने में काफी ज्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम। लेकिन इंडक्टिव सर्किट से डीसी क्या हो सकता है, इजीली फ्लो हो सकता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट्स आपके काफी ज्यादा काम आएंगे चैप्टर नंबर 14 में, तो इसलिए इसको अभी सुन लो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वहां पे फिर मैं बोलूंगा कि मैंने पढ़ाया था और बोला भी था वीडियो के अंदर, अभी फिर सुन लो। एसी सर्किट के अंदर अगर आपके सर्किट से एसी फ्लो होती है तो उसमें इंडक्टर लगाए तो वो उसको क्या करता है, रेजिस्टेंस देता है, क्योंकि वो उसके क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल। लेकिन इंडक्टर से अगर आप डीसी पास करो तो वो उसको क्या कर लेता है, इजीली अलाउ, लेकिन एसी को इजीली अलाउ नहीं करता है। अब एक्सेल किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ किस किस के बीच में, एक्सेल के और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा, दोनों एक दूसरे कैसे हो रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y = mx। तो ग्राफ की लाइन कैसी जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ भी क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। फिर से सुन लो, अभी अपन ने जो पढ़ा इंडक्टर के बारे में, फिर से सुनो। अगर आपके सर्किट के अंदर ओनली इंडक्टर होता है तो आपके ईएमएफ की इक्वेशन तो वो E0 sin ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन कितनी आती है, I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। इसका मतलब इंडक्टिव, ओनली इंडक्टिव सर्किट के अंदर आपका जो करंट होता है वो पीछे होता है किससे, ईएमएफ से, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से, कितना, π/2। तो जब अपन ग्राफिकल बनाते हैं डायग्राम, तो उसके इसमें भी वो उसके 90 डिग्री क्या होता है, कम होता है। ये 90 डिग्री कम, ये 90 डिग्री कम, ये 90 डिग्री कम, वापिस हर केस में वो उसके क्या है, 90 डिग्री पीछे। मतलब ये देखो, जब ये यहाँ था तो ये इतना पीछे था, जब ये ऊपर पहुंच गया तो ये इतना पीछे, जब ये ऊपर से नीचे पहुंच गया तो ये तब तक ऊपर ही पहुंचा, तब जब ये यहाँ से डाउन नीचे चला गया तब तक ये अभी 0 पे पहुंचा, और जब ये वापस 0 पे पहुंच गया तब तक ये नीचे से नीचे ही पहुंचा, ऊपर अभी तक नहीं पहुंचा। मतलब हर केस में वो उसके क्या है, 90 डिग्री पीछे। ये ग्राफिकल डायग्राम, फेजर डायग्राम मैंने बात करी कि ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी से π/2 पीछे, तो एंगल कितना हो गया, π/2 कम। नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं कि ओम्स लॉ से आपकी आई किसके इक्वल आ रहा है, E0 बाय ओमेगा एल के। मतलब ओम्स लॉ से देखते हैं तो आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस किसके इक्वल, ओमेगा एल। क्योंकि आपने सर्किट में क्या बोला कि सर्किट का रेजिस्टेंस जो है, इसका कॉइल का कंडक्टर वाला जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन के मोशन वाला, वो आपने क्या बोला, 0। तो उस केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि इसको R से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो अपन इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्सएल से। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। कितना आ रहा है आपका, ओमेगा एल। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πf। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है कि अगर इंडक्टर से अगर मैं एसी पास करता हूं तो क्या होता है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस आता है, मतलब प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर इंडक्टर से डीसी करंट पास करता हूं तो फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से इंडक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 0। मतलब वो डीसी को, इंडक्टर जो होता है डीसी को क्या करता है, इजीली अलाउ कर देता है, और एसी को अलाउ नहीं करता है। इसका मतलब अपन फिल्टर में काम में ले सकते हैं इसको। एसी और डीसी को मेरे को फिल्टर करना है तो इसको इजीली क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। किसको, इंडक्टर को, कॉइल को। ध्यान रखना काम है। नेक्स्ट क्या होता है कि जब आपके एसी सर्किट के अंदर ओनली क्या होता है, कैपेसिटर, या आपका एसी सोर्स, और इस सर्किट के अंदर ओनली क्या है, कैपेसिटर, तो इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, अब वापस सेम वो की वही चीज़। सबसे पहले क्या आएगा आपका, ईएमएफ की इक्वेशन कितनी हो जाएगा किसी भी स्टैंड पे, ईएमएफ E = E0 sin ओमेगा टी, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन क्या देखते हैं कि जैसे अल्टरनेटिंग करंट इस कैपेसिटर से पास होता है तो कंटिन्यू क्या होता है, उसकी पोलरिटी चेंज होने से, कैपेसिटर प्लेट की पोलरिटी चेंज होने से उसके अंदर एक अल्टरनेटिंग नेचर का करंट क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। और उस अल्टरनेटिंग करंट के नेचर की अपन को क्या निकालनी है, इक्वेशन। क्योंकि फर्स्ट तो निकल गई, सेकंड निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, कंपैरिजन। अब जैसा कि अब किसी भी इंस्टेंट पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किसी भी इंस्टेंट पे जो इन कैपेसिटर प्लेट्स के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड ईएमएफ के। मतलब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, कैपेसिटर प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन प्लेट के अराउंड वो किसके इक्वल होता है, अप्लाइड ईएमएफ। अप्लाइड ईएमएफ कितना, ई, और ई किसी इंस्टेंट पे कितना, ई, और ई कितना होता है आपका E0 sin ओमेगा टी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि आपका जो चार्ज होता है, कैपेसिटेंस याद करो चैप्टर नंबर 2, जो चार्ज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, Q = CV। V किसके इक्वल है, E के, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q = C E0 sin ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन अपन को पता है कि आपका जो करंट होता है वो क्या होता है, dQ/dt।
तो Q को यहाँ पुट करके इस इक्वेशन का क्या करना है मेरे को, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, I इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ क्या, सी क्यू साइन ओमेगा टी, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये सब इसका डिफरेंशिएशन करना है, कितना हो जाएगा, I इक्वल टू सी ई नोट क्या है कांस्टेंट, तो सी ई नोट बाहर आ गए, अब अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कोस ओमेगा टी, और जो ओमेगा टी है तो अपन ओनली किसका करते हैं, टी का, तो ओमेगा एक्स्ट्रा आ रहा है, ओमेगा क्या है कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा, तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, सी ओमेगा एप्सिलॉन ई नोट। तो ये क्या हो गया आपका करंट की इक्वेशन। अब ये जो करंट की इक्वेशन आई है ये किसकी टर्म्स में आई है, आपकी कोस की। अब कोस को मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में, क्योंकि किससे कंपेयर करना है, ईएमएफ से। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोस को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा। पहले वाले में क्या लिखा था इंडक्टर के केस में 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 प्लस थीटा, क्योंकि वहाँ पे तो पहले आगे माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 90 प्लस थीटा। तो अपन क्या लिख रहे हैं, इसको करंट को क्या लिख सकते हैं, सी ओमेगा ई नॉट, कोस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 मतलब पाई बाय 2 प्लस थीटा, थीटा कितना है ओमेगा टी। तो कितनी हो गई आपकी, आई इक्वल टू सी ओमेगा ई नॉट साइन, दोनों के बीच में प्लस है तो पहले कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई, किसकी इक्वेशन हो गई, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन हो गई, किसके केस में, कैपेसिटर के केस में। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है कि उसमें भी क्या है साइन, इसमें भी साइन, उसमें भी क्या है ओमेगा और इसमें भी क्या है ओमेगा टी, और आगे इसमें क्या आ रहा है पाई बाय 2। अब वापस ये जैसे क्या था आपका ई नोट, तो ऐसे यहाँ पे ये क्या होगा आपका आई नोट। तो अपन इस इक्वेशन को और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं कि आपका आई इक्वल टू क्या हो जाता है, ये जो पूरी टर्म हो जाएगी किसकी, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है आपका, साइन और जो एंगल आ रहा है उसका, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अलावा जो पूरा बचता है वो कितना होता है, पीक वैल्यू होती है, एम्पलीट्यूड होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, एम्पलीट्यूड है। किसका एम्पलीट्यूड है, ये करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको कि आपका जो आई है वो आई कितना हो गया आपका, ये पूरा का पूरा कितना है आई नॉट। तो आई नॉट अपन कितना लिख सकते हैं, ओमेगा सी ई नोट। ये आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट किसकी इक्वेशन हो जाती है, आई नोट का। ये आपका क्या निकल गया फॉर्मूला, ये क्या आ गया इसकी पीक वैल्यू, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पर जनरली अपन ये हो गया आपका आई नोट। तो अब इसको सिंप्लीफाई में मैं लिख रहा हूँ, आपका कितना हो गया, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये आपकी कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और आपकी इक्वेशन 1 कितनी है, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें देखो, इसका मतलब I का E, आई नोट की जगह पे ई नोट, साइन का साइन। अब क्या बचा, एंगल। एंगल क्या बताता है मेरे को, फेज डिफरेंस, और वही तो मेरे को जानना है दोनों वो डायग्राम बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखो ईएमएफ कितना है ओमेगा टी, लेकिन उस इंस्टेंट पे जब जो आपका करंट है वो कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब आपका जो करंट है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, एट एनी इंस्टेंट, कौन सा इंस्टेंट, टी वाला, किसी भी इंस्टेंट टी के ऊपर जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस से कितना आगे है, पाई बाय 2 एंगल आगे है। मतलब वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है प्लस। प्लस का मतलब क्या है, जब आपका ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ओमेगा टी, उसी इंस्टेंट टी के ऊपर जो करंट है आपका वो कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब यहाँ पे करंट जो है वो उससे क्या है आगे है, किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। तो जब अपन इसके ग्राफिकल डायग्राम बनाते हैं तो ग्राफिकल डायग्राम क्या हो जाएगा, देखना पहले ईएमएफ का बना रहा हूँ, तो ये आपका ईएमएफ का हो गया, ये किसका हो गया ईएमएफ का। ये क्या हो गया, इस एक्सिस पे अपन क्या बता रहे हैं, एक तो ई बता रहे हैं करंट, तो ये क्या हो गया ई नोट, और ऐसे ही आपका ये क्या हो गया ई नोट। अब बात किसकी आती है, करंट की। अब जब आपका ये जीरो था, कौन, ईएमएफ, उस इंस्टेंट पे करंट कितना है 90 डिग्री आगे। जब ये हर इंस्टेंट पे ये इसे कितना है 90 डिग्री आगे, तो हर इंस्टेंट पे इसको 90 डिग्री आगे बनाना है। ये मैं ले रहा हूँ एक मैक्सिमम किसका आई नोट, और ये भी इसका, ये मैक्सिमम अपोजिट साइड में आई नोट, क्योंकि उससे कम होता है, ठीक है। तो ये आपका आई नोट हो गया। अब अपन बात करें वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ कैसे देखना है, हर इंस्टेंट पे उसको 90 डिग्री क्या करना है आगे, इतना सा ध्यान में रख लो। हर इंस्टेंट पे जो करंट होगा वो 90 डिग्री आगे होगा, किससे, ईएमएफ से।
शुरू में जब ये जीरो पे है कौन ईएमएफ, तो करंट कितना होगा 90 डिग्री ऊपर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हो गई। ये आपका जीरो, ये कितना है π/2, ये कितना है पाई, ये कितना है 3π/2 और ये कितना है 2π। जब ये π/2 पे ये मैक्सिमम है तो ये कितना होगा 90 डिग्री आगे कितना जीरो, ये आगे सेकंड वैल्यू। थर्ड, जब ये जीरो है तब ये कितना होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम लेकिन पहले पॉजिटिव साइड में था तो अब कौन सी साइड में होगा नेगेटिव, ये मैक्सिमम साइड में नेगेटिव मैक्सिमम। नेक्स्ट, जब ये मैक्सिमम है तो ये कितना हो जाएगा जीरो, और जब ये जीरो है तो ये क्या होगा मैक्सिमम, कौन सी साइड में, पहले नेगेटिव था तो अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जा रही है। अब आपके सारे पॉइंट मिला दो, सबसे पहले ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, और ये आपको क्या मिल गए सारी की सारी साइड, और ये क्या हो गया आपका ग्राफ। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको, ग्राफिकल डायग्राम ये क्या बता रहा है कि जिस इंस्टेंट के ऊपर आपका ईएमएफ है उससे 90 डिग्री आगे किसका है, किसकी वैल्यू है आपकी, करंट की, क्योंकि वो क्या कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, मतलब करंट आगे क्योंकि वो 90 डिग्री ज़्यादा है। अब बात करते हैं फेज डायग्राम की। फेज डायग्राम क्या होते हैं आपके, वही दो एक्सिस मैंने बना दिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई। जिस इंस्टेंट पे आपका ईएमएफ कितना है ओमेगा टी एंगल पे, ये मैंने बना दिया मेरा ईएमएफ, ये कितने एंगल पे, ओमेगा टी एंगल पे। तो जिस इंस्टेंट पे आपका ईएमएफ ओमेगा टी एंगल पे है उसी इंस्टेंट पे जो आपका करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, वो ईएमएफ से कितना आगे, π/2 आगे। जिस इंस्टेंट पे ये ओमेगा टी पे है उस इंस्टेंट पे करंट कितना है, ओमेगा टी प्लस π/2। अब प्लस π/2 मतलब ज़्यादा, और ज़्यादा करना है। ज़्यादा कैसे होता है इसमें, एंगल इंक्रीज कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब ये जो आपका एक्सिस है ओमेगा टी का, इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री, इस लाइन के 90 डिग्री बनाना है मेरे को, इस लाइन की 90 डिग्री इधर की तरफ, तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री, और मैग्नीट्यूड में उससे क्या रखना है कम, तो ये मैंने उसको मैग्नीट्यूड में क्या रख दिया, उससे कम। तो ये क्या हो गया आपका आई नॉट, और ये किसी भी स्टैंड पे क्या हो गया आपका आई, और ये जो एंगल है ये पूरा एंगल कितना है आपका ओमेगा टी प्लस π/2, ये पूरा एंगल हो गया। और ओमेगा टी, ये जो एंगल है ओमेगा टी, उससे ये कितना आ गया π/2 एंगल आ गया। तो ये क्या बन गया इसका फेज डायग्राम बन गया, किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। तो ये तो बात हुई ग्राफिकल डायग्राम की और फेज डायग्राम की। अब यहाँ पे देखो, अभी अपन ने यहाँ पे क्या लिखा कि आई नॉट किसके इक्वल है, ये जो आपकी इक्वेशन आई थी आई नॉट किसके इक्वल आ रहा है, आई नॉट आपका ओमेगा सी ई नॉट, ये आपकी इक्वेशन आई है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय 1/ओमेगा सी। इसको और ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं करा मैंने, इसको नीचे लेके आया। क्यों इसको नीचे लेके आया, लेट से ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 3, ये वाली। तो जनरल अपना ओम्स लॉ क्या होता है, आई इक्वल टू V/R, ये आपका क्या होता है ओम्स लॉ। यहाँ पे ईएमएफ है तो अपन ने ये कर दिया, तो ये क्या होता है जनरली आपका ओम्स लॉ। अब इसको इससे कंपेयर करो, आई नॉट कर दिया तो इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो आई नॉट की जगह पे आई नॉट, ई नॉट की जगह पे ई नॉट। अब ये क्या बचा आर, इसका मतलब आर क्या होता है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला, ओनली कैपेसिटिव सर्किट है, मतलब जो जनरल रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन्स वाला उसको अपन क्या ले रहे हैं 0। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा कौन सा, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, वो कितने किसके इक्वल आ गया 1/ओमेगा सी के। और इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स सी से। तो एक्स सी क्या होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, किसके इक्वल आ जाता है एक्स सी आपका 1/ओमेगा सी। और 1/ओमेगा सी को क्या लिख सकते हैं अपन 1/2πfc। ये आपके दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। फिर से देख लो, ये आपके हो गए दो, क्यों, क्योंकि अपन ने ओम्स लॉ से कंपेयर करा किसको, अपनी जो वैल्यू आई थी पीक वैल्यू को उसको। तो ये अपने दो फॉर्मूले मिल गए किसके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, जब भी किसी सर्किट के अंदर क्या जाता है अल्टरनेटिंग करंट जाता है जिसमें ओनली क्या होता है कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है अल्टरनेटिंग करंट को अपोज, कितने रेजिस्टेंस है, इतने रेजिस्टेंस है। अब देखो रेजिस्टेंस के टर्म से अपन बार बार क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि रेजिस्टेंस मतलब अपन हमेशा क्या सोचते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उनका कोलिजन हो रहा है, उसको अपन हमेशा क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, और उसको डिनोट किससे कर देते हैं आर से। तो उस रेजिस्टेंस वर्ड से बार बार अपन डेविएट ना हो, कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपका जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस से। इंडक्टिव रेजिस्टेंस ना बोल के क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस।
ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स एल से, एल वही इंडक्टेंस। तो और ऐसे ही आपका जो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होता है उसको अपन कैपेसिटिव रेजिस्टेंस ना बोल के क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं उसको, एक्स सी से। अब यहाँ पे वापस अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन देखेंगे किसका, इसमें जब एसी और डीसी जब फ्लो होती है किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। तो मैं बात कर रहा हूँ कि व्हेन फॉर एसी, एसी का मतलब क्या है, मेरे कैपेसिटर से क्या चीज फ्लो हो रही है, एसी फ्लो हो रही है। जब कैपेसिटर से एसी फ्लो हो रही है तो फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स सी। फॉर एसी की मैं बात कर रहा हूँ। अब एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी, अब फ्रीक्वेंसी होगी तो उस केस में अपन क्या देखते हैं कि एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इस इक्वेशन से लिख रहा हूँ, एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये एक्स सी किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो एसी जब कैपेसिटर के अंदर एसी फ्लो होगी, एसी फ्लो होगी मतलब एसी की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे अगर मैं फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता हूँ ज़्यादा, तो ये क्या हो जाता है, कम। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब कैपेसिटर एसी करंट को इजीली क्या करने देता है, फ्लो करने देता है। ये बात हुई किसकी, इसकी, कि एसी कैन इजीली फ्लो थ्रू कैपेसिटर। अब बात करें किसकी, डीसी की। फॉर डीसी, डीसी के केस में देखो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है, इस फॉर्मूले में मैंने एफ की जगह पे जीरो पुट करा तो 1/0, 1/0 मतलब एक्स सी कितना हो गया, ये यहाँ पे देखो आपका ये फॉर्मूला, एक्स सी किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या रख दिया, जीरो, तो ये जो चीज़ हो गई 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब एक्स सी कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि अगर आप अपने कैपेसिटर से क्या फ्लो करवाते हो, डीसी करंट फ्लो करवाते हो। फिर से सुनो, अगर आप अपने कैपेसिटर से डीसी करंट फ्लो करवाते हो तो कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस देता है, कितना कैपेसिटिव रिएक्टेंस देता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा। इसका मतलब क्या कैपेसिटर से डीसी फ्लो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो उतना ज़्यादा क्या करता है, उसको रेजिस्टेंस देता है, रिएक्टेंस देता है। इसका मतलब डीसी कांट फ्लो थ्रू कैपेसिटर, डीसी कांट फ्लो कैपेसिटर। आगे से दोनों चीज समझ में। अब लास्ट चीज क्या बची आपका, ग्राफ किस किसके बीच में, वहां पे किसके बीच में था, एक्सएल और एफ के बीच में। यहाँ किसके बीच में हो जाएगा, एक्स सी और एफ के बीच में। अब कैसे जा रहा है, उसके कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसे जाएगा, डिक्रीजिंग। क्योंकि जैसे जैसे क्या करता हूँ मैं, ये देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, इसकी कितनी हो जाएगी, डिक्रीज। तो मतलब जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन 1/, के रेशियो में, इसलिए यूनिफॉर्म ना होगी, कैसे होगी, कर्व की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कि जब आपके सर्किट के अंदर ओनली क्या हो, कैपेसिटर, एसी सर्किट के अंदर। फिर से एक बार देख लो इक्वेशन कौन कौन सी होती है आपकी, E इक्वल टू कितना होता है भाई, E नॉट साइन ओमेगा टी, और I की इक्वेशन कितनी आती है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसका क्या मतलब था कि जब आपका जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है किसी इंस्टेंट के ऊपर, अगर वो ओमेगा टी एंगल पे है तो आपका जो अल्टरनेटिंग करंट होगा उसी इंस्टेंट पे वो ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब ओमेगा टी से कितना एंगल ज़्यादा होगा, π/2 एंगल ज़्यादा होगा, उससे इतना ज़्यादा होगा। ये तो बात थी इसकी। उसके बाद में जब हम क्या करते हैं, आपके जो ग्राफ बनाते हैं वो ये आपके ग्राफ बन गए, हमेशा उसको π/2 ज़्यादा रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका क्या हो जाता है, इसका फेजर डायग्राम, कि वो ओमेगा टी से कितना आगे, π/2 आगे, और इंडक्टर के अंदर क्या था, π/2 पीछे, और रजिस्टर के अंदर क्या था, तीनों इक्वल थे। बस इतना सा ही तो डिफरेंस है। एक बार अगर समझ में आ गया तो खुद से सब कर सकते हो। नेक्स्ट वही एसी डीसी की बात करते हैं। इंडक्टर के अंदर क्या होता है कि इसका अपोजिट, कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि एसी क्या हो सकती है, इजीली फ्लो। इंडक्टर में एसी फ्लो इजीली नहीं हो सकती, यहाँ इजीली फ्लो हो सकती है। और यहाँ पे जो डीसी होती है वो फ्लो नहीं हो सकती, और इंडक्टर में इजीली फ्लो हो सकती है। और जब ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ कैसा इंक्रीजिंग ग्राफ आता है। ठीक है, तो ये तो कब बात थी कि जब आपके एसी सर्किट के अंदर ओनली क्या हो, रजिस्टर, सेकंड केस में ओनली इंडक्टर, और थर्ड केस में ओनली कैपेसिटर। नेक्स्ट लेक्चर के अपन इन तीनों को क्या करेंगे, कंबाइन करके देखते हैं कि कंबाइन इफेक्ट इनका क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।